जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम भी कंप्लीट हो गया और आई होप कि आप सभी बच्चों का बिजनेस स्टडी का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा गया हो बेटा। ठीक है, बट एक चीज आप समझिए, अभी केवल बिजनेस स्टडी का एग्जाम हुआ है। जैसे हमारा एक एग्जाम कंप्लीट होता है बेटा, हम लोग रिलैक्स में आ जाते हैं, हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। बट अभी आपको बैठना नहीं है, ठीक है, आपको थकना नहीं है, क्योंकि अभी तक बेटा आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ ही नहीं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बेटा अकाउंटेंसी का अभी बाकी है, तो उसी की तैयारी के लिए स्टार्ट करना है बेटा आज से ही। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग आज एक क्विक रिकॉल करेंगे बेटा अपने अकाउंटेंसी 12th के चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में बताया गया बेटा। पार्टनरशिप होती क्या बेटा? पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट होता है बेटा, जिसके तहत वो लोग एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, और बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सभी कर सकते हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक सबके लिए काम कर सकता है। तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप। नाम ही बता रहा है बेटा, जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, राइट। तो यहाँ पे अब देखते हैं बेटा इसी के बेस पे इसकी फीचर्स। तो सबसे पहले फीचर है बेटा 2 और मोर पार्टनर्स। पार्टनरशिप में मिनिमम जो पार्टनर होने चाहिए बेटा वो होने चाहिए 2, और जो मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए बेटा वो होने चाहिए 50। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 50 से ज्यादा पार्टनर्स अगर किसी फर्म में हो जाए तो वो कभी भी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, इलीगल हो जाएगी बेटा। अब दूसरा बेटा एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, आइदर ओरल और रिटन। ठीक है, बट अब ओरल में क्या होता है बेटा? ओरल में एक प्रॉब्लम होती है। ओरल में हमारे पास कुछ लिखित में तो है नहीं। कल को अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट्स आ जाए तो ओरल एग्रीमेंट से हम उस डिस्प्यूट्स को दूर नहीं कर सकते। जबकि बात करें अगर रिटन एग्रीमेंट की, तो रिटन एग्रीमेंट का दूसरा नाम है बेटा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे पास रिटर्न में एग्रीमेंट हो तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इट हेल्प्स टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, राइट। अब बात करते हैं बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में एक बिजनेस का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, और एग्जिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए बेटा? लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल का मतलब जो कानून की नजर में सही हो। ठीक है, अब सोचिए कुछ लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि भाई एक बैंक लूट लें और जितना भी वहां से माल मिलेगा उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे। तो ये भी एक तरीके से आपको लगेगा पार्टनरशिप है, बट क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटीज है इसलिए पार्टनरशिप फर्म में नहीं इंक्लूड होता बेटा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एक लीगल बिजनेस का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप तभी कहलाती है बेटा जब उस बिजनेस के जितने भी अब प्रॉफिट या लॉस होंगे, ठीक है, वो सब पार्टनर्स आपस में बांटने के लिए तैयार हो। और कैसे बांटेंगे बेटा? या तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, लिखित में हो भैया उनके पास कि हमें कैसे कैसे प्रॉफिट का कितना हिस्सा ए को मिलेगा, कितना हिस्सा बी को मिलेगा। या फिर अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर वहां पे वो इक्वली प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी लास्ट फीचर है बेटा बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि बेटा जो बिजनेस है फर्म का वो सभी पार्टनर्स भी कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के लिए भी काम कर सकता है। इसलिए जितने भी पार्टनर्स है बेटा वो वर्क करते हैं एज अ प्रिंसिपल फॉर द फर्म और एज वेल एज एन एजेंट फॉर द फर्म। ठीक है, अगर आप दूसरों के बिहाफ पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। बट जब दूसरे आपके बिहाफ पे काम करेंगे उसी पार्टनरशिप फर्म में, तो यू आर वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। और यहां पर खास बात क्या है, आप और सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एक्ट से बाउंड रहेंगे, यानी वो एग्रीमेंट करके आएंगे तो आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप एक एग्रीमेंट करेंगे तो अदर पार्टनर्स को भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था पार्टनरशिप और उसकी फीचर। तो बेटा अब बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। देखिए
हम बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप में दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब होता है कि बेटा जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया मनी है दैट इज देयर कैपिटल, वो बेटा फर्म के लिए लायबिलिटीज होगी। बट जब हम बात करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है बेटा? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि फर्म एंड ओनर आर वन एंड द सेम एंटिटी। ठीक है, फर्म की हर एक्टिविटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनर रिस्पॉन्सिबल है। तो यही रीजन है बेटा, अगर कल को फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो ओनर की जो पर्सनल असेट्स हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी पे करने के बाद फिर वो असेट्स फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज की जा सकती हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड एंड इट्स क्लोज। ठीक है, देखिए हम सबको पता है कि जो पार्टनरशिप कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, और जब वही एग्रीमेंट बेटा रिटर्न में बन जाता है तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होता है बेटा? उसमें वो सारे क्लोज लिखे होते हैं बेटा जो एक फर्म को अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से क्लोज होते हैं, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्टनर्स, जिसमें पार्टनर्स का पूरा डिस्क्रिप्शंस होता है बेटा, नेम, एड्रेस एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन में बेटा फर्म का नेम, फर्म का जो है कहां पर आपकी फर्म एस्टेब्लिश है वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस में बेटा आपको ये रिकॉर्ड करना होता है कि किस पार्टनर ने जब फर्म स्टार्ट की थी तो कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, और कैपिटल का आपको कौन सा मेथड यूज करना है, फिक्स कैपिटल मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके बाद बेटा है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये भी आपको जरूर लिखना चाहिए कि आपकी पार्टनरशिप फर्म कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट होना। राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में ही ये लिखा होता है बेटा कि किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, इफ देना है तो उसका रेट क्या होगा, और अगर नहीं देना है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना है। ऐसे बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है पार्टनर से, तो उसका रेट आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको ये भी मेंशन करना होता है बेटा कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, वो आपको पहले ही क्लियर करके चलना है, पार्टनरशिप डीड में लिख लेना है कि पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस कैसे कैसे शेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, के पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो भी आपको पहले ही मेंशन कर देना है पार्टनरशिप डीड में। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं है तो इसका मतलब आपको बेटा 6% पर एनम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट फिर भी देना पड़ेगा। इसके अलावा रेम्युनरेशंस टू पार्टनर, मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म के लिए अलग से काम करता है तो कितना उसको कमीशन दिया जाएगा, अगर देना है तो कितनी उसको सैलरी दी जाएगी, अगर देनी है तो ठीक है वो आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन है तो आपको कोई सैलरी या कोई कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोविजंस है बेटा, ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक, इसके बाद सारी चीजें लिखे होने के बाद भी अगर डिस्प्यूट्स हो जाए पार्टनर्स के बीच में तो उसको आप कैसे अवॉइड करोगे, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं, इसलिए ये पार्टनरशिप फर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, ये सारा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो कौन कौन से प्रोविजन हमें पार्टनरशिप में फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर बात कर लेते हैं सिंपल पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही वो एक्ट है बेटा जो हमें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या कहता है समझिए। सबसे पहले कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती है। दूसरा है बेटा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा है बेटा नो रेम्युनरेशंस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो कोई भी पार्टनर अगर फर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करता है तो फर्म ना तो उसे किसी प्रकार की कोई सैलरी प्रोवाइड करेगी ना कोई कमीशन उसको देगी। ठीक है, तो ये तीनों जो है बेटा ये तो है नो वाले, जो मना करते हैं कि भाई कुछ नहीं देना है ना लेना है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। अब ये आपको ध्यान रखना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनर्स ने जितना अमाउंट लोन के रूप में दे रखा है उस पर 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा वो है अबाउट पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा वो इक्वली होगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये अलाउ करता है कि भाई आपको इक्वल प्रॉफिट या लॉस शेयर करना है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप में क्या करते हैं, जब हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हमारी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बनता है। और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर बेटा वो प्रोविजन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हैं उनके अकॉर्डिंगली बनता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेटा अब बात करते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर चीजें पता होनी चाहिए। एक है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा कंपलसरी एक्सपेंसेस जो एक फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बेटा वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी बेटा आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो प्रोविजंस हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। इससे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर वो चार्ज है तो वो आपको खर्चों के रूप में दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ चीजें, ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड होती हैं और कुछ चीजें मैनेजर से रिलेटेड होती है। अब जो मैनेजर है तो बेटा थर्ड पार्टी है, तो उसकी जो भी कमीशंस होगी, सैलरी होगी, वो सब तो चार्ज है ही। बट पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स तो फर्म के ही हैं, उनसे रिलेटेड भी दो चीजें होती हैं जिनको हम पार्टनरशिप में चार्ज मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें पहले देखिए, जैसे पहला एग्जांपल होता है बेटा इसमें मैनेजर कमीशन, ये चार्ज है। ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रखा है बट बोला गया है कि भाई इस प्रॉफिट में से अभी तक मैनेजर को कमीशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब है पहले उस प्रॉफिट में से आपको मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, ये पार्टनर से रिलेटेड बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत मिलेगा आपको, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और तीसरा जो है वो है पार्टनर्स रेंट। और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो रूल ये कहता है कि पहले उस लोन पे फर्म इंटरेस्ट पे करे, उसके बाद जो पैसा बचे वो पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एप्रोप्रिएशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट पहले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और ये लॉस में भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा है पार्टनर्स रेंट। पार्टनर्स रेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर फर्म किसी भी पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को फर्म के लिए यूज करिए, फर्म के काम के लिए यूज करिए, तो पहला रूल ये है बेटा कि सबसे पहले उस पार्टनर्स को जो रेंट बनता है वो पे करना पड़ेगा फर्म के द्वारा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा फिर इट विल बी एप्रोप्रिएट अमंग द पार्टनर्स, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। तो समझ में आया बेटा चार्ज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, के सारे खर्चे, सारे चार्ज, सारे खर्चे घटाने के बाद जो फर्म के पास प्रॉफिट बचा है उसको आप पार्टनर्स में कैसे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी प्रॉफिट का कितना हिस्सा किस पार्टनर्स को मिला, कितना हिस्सा दूसरे पार्टनर्स को मिला, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में या फिर प्रॉफिट के रूप में। तो इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉफिट का, तो यहाँ पे ये तभी बनता है बेटा जब प्रॉफिट होता है। इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि भाई
जो ये है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स आफ्टर ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट होता है बेटा, और इसको हम दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, और ये केवल तभी बनता है, एप्रोप्रिएशन तभी होता है प्रॉफिट का जब फर्म को प्रॉफिट हो। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होता एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो तो वहां पे हम लॉस के केस में भी अपना एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे किस केस में। क्लियर? अब यहां पर एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, सारे चार्ज घटाने के बाद अगर फर्म के पास कुछ बचता है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ऐसे ही बेटा सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी तभी मिलेगी जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर तीसरा बेटा पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन तभी मिलेगी जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा, इसलिए ये भी एप्रोप्रिएशन है। फोर्थ है बेटा रिजर्व। देखिए रिजर्व तो हमने 11th में ही पढ़ा है, तो रिजर्व क्या है? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व करोगे ना बेटा। रिजर्व क्या होता है? सेविंग होती है फर्म की। जैसे एक हाउसहोल्ड अपनी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अपनी इनकम का हिस्सा बचा कर रखता है, वैसे ही फर्म भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा बचा कर रखती है टू मीट द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। उसको हम कहते हैं रिजर्व। और उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अमंग द पार्टनर्स इन देयर कंसेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो समझ में आया चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। चार्ज का मतलब कंपलसरी एक्सपेंसेस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो फर्म को देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाया जाता है। बट जो एप्रोप्रिएशन है इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होगा तो ही बनेगा। और इसके लिए हम पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम उसी अकाउंट की बात करने जा रहे हैं जो पार्टनरशिप में हमें सोल प्रोप्राइटर से अलग बनाना है, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? बाय नेचर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है बेटा पार्टनर से रिलेटेड जितने भी फर्म के खर्चे हैं सिवाय चार्ज के, एप्रोप्रिएशन की बात करें हम लोग, वो सब इसकी डेबिट साइड में आएंगे। और पार्टनर से रिलेटेड फर्म की जितनी भी इनकम है वो सब इसकी क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, हम क्यों बनाते हैं समझिए। जो सोल प्रोप्राइटरशिप था बेटा उसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां पे सोल ओनर था, सिंगल ओनर था। जितना भी प्रॉफिट या लॉस था हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और वहां से उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। बट यहां पर क्या बेटा, यहां पर है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में 2 या मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस भी होते हैं। किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म देती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करती है। तो हमें देखना पड़ता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बटा, कितना सैलरी के रूप में बटा, कितना उनको प्रॉफिट के रूप में बटा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप में हम वैसे ही अकाउंट बनाते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे। सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नलाइजिंग, फिर उसके बाद हम बेटा उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, अकाउंट्स बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस बना के हम लोग यहाँ भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद बेटा हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो आप कहोगे सर लॉस के केस में भी हमने देखा है कई जगह पर बना होता है। बनता है बेटा, लॉस के केस में भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, बिल्कुल बनता है। बट कब बनेगा? जब फर्म का जो लॉस है, ठीक है, वो कम हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी वो हो ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में आता है। तो फिर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स। तो उस केस में केवल जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज मोर देन नेट लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो है लॉस के केस में भी
P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे थे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले बेटा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये नेट प्रॉफिट वही नेट प्रॉफिट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था। उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लेके आएंगे, क्योंकि इसी नेट प्रॉफिट को हमें बांटना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर रिजर्व के रूप में। ठीक है, बट ध्यान आपको क्या रखना है, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर ऑल द चार्ज आएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, बट नीचे बोला हुआ है कि भाई किसी पार्टनर ने लोन दिया था, अभी तक हमने उस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो जितना उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है उस नेट प्रॉफिट के अमाउंट में से वो घटाने के बाद यहां पर जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। यानी सारे चार्ज घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है बेटा वो यहां पर आएगा। और यहां पर मैं एंट्री भी आपको साथ साथ बता देता हूं। तो पहली एंट्री होगी बेटा इसकी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब यहां पर देखिए फिर इसके बाद इसी में हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बेटा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। क्लियर है? और यहां पे जो एंट्री होगी बेटा वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौन सा अकाउंट है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये सब P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन हो रहा है, और डेबिट किन से हो रहा है? इन चीजों से हो रहा है। क्लियर है? एंट्री समझ में आ रही है कैसे करते हैं हम लोग? अब यहाँ पर इसका हम टोटल करेंगे। अब हमें देखना है इसमें से कितना जो प्रॉफिट का हिस्सा है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो ठीक है, जितना भी कैपिटल हमने करंट ईयर में यूज किया उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम दो पार्टनर्स मानकर चल रहे हैं, ए और बी। ठीक है, जर्नल एंट्री होती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो यहां पे ये थी दो एंट्रीज, बट इसको कंबाइंड एंट्री करना हो तो सिंपल एंट्री हो जाएगी बेटा अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखिए यहां पे डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फिर इसके बाद अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में सैलरी को लेके प्रोविजन है तो दूसरी एंट्री बनेगी बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। मतलब हमने बता दिया इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा पार्टनर्स को सैलरी के रूप में मिलेगा, फिर कितना कमीशन के रूप में मिलेगा, कितना रिजर्व के रूप में मिलेगा, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो फिर वो हमें प्रॉफिट बांट देना है पार्टनर्स की कैपिटल में। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला ये ध्यान रखना है कि आपको देखना पड़ेगा कि भैया पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हर जगह कैपिटल अकाउंट ही आएगा, क्योंकि उस केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। बट अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है बेटा तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होती है चीजें, फिर हम करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ है बेटा किसके बारे में? P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में। ठीक है, अब हमें क्या सीखना होता है इस चैप्टर में, आप समझिए। P&L एप्रोप्रिएशन में जो ये सारी चीजें आ रही हैं ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। तो इस चैप्टर में हमें आगे यही सीखना है कि कैसे ये वैल्यूज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। कौन से क्वेश्चन का लेंगे? हम लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 47। बुक का नाम T.S. ग्रेवाल, बिल्कुल न्यू एडिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 में अगर आप देखें क्या लिखा है बेटा, ABC पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 50,000, 50,000, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बेटा 10,000, 5,000 एंड 2,000। ठीक है, डेबिट है C का 2,000। According to partnership deed, partners were entitled to interest on capital at 10%. C, being the working partners, was also entitled to a salary of 12,000 per annum. Profit was to be divided as first 20,000 in proportion to their capital, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, or remaining profit to be shared equally from earned net profit of rupees 1,72,000 before charging
एनी ऑफ द अबव आइटम्स। ठीक है, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, टीचर्स को बहुत पसंद आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, दैट इज 1,72,000, राइट। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके कोई प्रोविजन नहीं है, ना कोई चार्ज है, तो ये नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होता है, ये ध्यान रखना है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा। तो इन्होंने सबसे पहले बोला बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहां पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहां पे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और 10% देना है बेटा, तो हो जाएगा 5,000 और ये 10,000, दैट विल बी 20,000। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बी सी जो है वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी भी देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी सी। ठीक है, दैट इज 12,000, राइट। तो अब यहां पे हमने पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन फॉलो कर लिए, बट इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इसके बाद इन्होंने बोला जो रिमेनिंग प्रॉफिट है बेटा, इसके बाद यानी प्रोविजन फॉलो करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में बचता है। कैसे बचेगा बेटा, लिखा है फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन इन देयर कैपिटल्स। ठीक है, तो 20,000 प्रोपोर्शन इन देयर कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी तीन पार्टनर्स और कैपिटल का रेशियो कितना है इनका बेटा, इनका रेशियो है 50,000 50,000 1 लाख, यानी 112 का। तो पहला 20,000 112 में बटेगा। ठीक है, तो इसको हम करें तो यहां पे 5,000 ए को मिलेगा, 5,000 बी को मिलेगा और 10,000 सी को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है नेक्स्ट 30,000 इन 532, यानी जो अगला 30,000 है वो बांटना है 532 में। ठीक है, तो यहां पे आप देखें 532 मतलब 10, तो इसको मिलेगा 15,000 9,000 और 6,000। ठीक है, ये 30,000 में से डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशो में, 532 की रेशो में। ठीक है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना होगा, देखिए 140 था, 140 में से 20 यहां चला गया, 30 इस रेशो में चला गया, 50 चला गया, तो रिमेनिंग बेटा 90,000। तो लिखा है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 1 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब 30,000 ए को, 30,000 बी को, 30,000 सी को। तो ये हमने 140 का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे ए का शेयर कितना बनेगा बेटा, 45 और 50,000। ठीक है, बी का बनेगा 39 और 5 44,000। ठीक है, और यहां पे बनेगा 30 और 6 सॉरी 36 और 46,000, राइट। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा 140,000, ये 172 था। ठीक है, 32 हमने अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बांट दिया, तो हमें हमारे पास बचा बेटा 140,000। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब ये ध्यान रखना है करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। ए बी सी, तो यहां से हम 50,000 ए को, 44,000 बी को और 46,000 सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये टोटल होता जाएगा 1,40,000 और यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे 1,72,000। ठीक है, समझ आया कैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो ये था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ठीक है, कमीशंस,
रिजर्व। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार ये देखते हैं बेटा। तो देखिए जो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड है, इसका नाम ही फिक्स इसलिए है बेटा क्योंकि पार्टनर्स डज नॉट वांट टू चेंज इट फ्रीक्वेंटली। पार्टनर्स उसको हर साल चेंज नहीं करना चाहते। बट आप समझिए, देखिए पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, बट फिर भी हर साल पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस तो बियर करना ही पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप प्रॉफिट या लॉस का शेयर पार्टनर्स की कैपिटल में हर साल ट्रांसफर करोगे तो वहां पर क्या होगा, उनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो तो हर साल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि वो सारे बैलेंस जिनसे पार्टनर्स कैपिटल पे हर साल इफेक्ट पड़ता है उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं, नाम है करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर दो अकाउंट बनते हैं बेटा, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली और इट चेंज ओनली इन स्पेसिफिक केस। तो देखते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, जो स्पेशल केस होते हैं जिनकी वजह से कैपिटल का बैलेंस कभी कभार ठीक है चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये मान लीजिए दो पार्टनर है, एक ए और एक बी, तो यहाँ पे इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस जो कैपिटल का होगा वो आएगा। और फिर यहाँ पे आएगा बेटा बाय कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये है एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब जब जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा और यहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, अब सब ऑब्वियस सी बात है बेटा, हर साल तो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए इट डज नॉट चेंज एवरी ईयर, ये कभी कभार करेंगे। फिर यहाँ पे इसके अलावा टू कैश या बैंक अकाउंट। डेबिट साइड में पहला कंपोनेंट सी है विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है और कैपिटल पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं तो उससे फर्म में कैश या बैंक कम हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट साइड में शो करेगा। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में चेंज आ जाएगा। और बस यहां पर आता है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट डालने वाले दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडिशनल कैपिटल और एक होता है विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बहुत पूछा जाता था कि फिक्स कैपिटल के मेथड में कैपिटल का बैलेंस किन किन चीजों से चेंज हो जाता है, या डेबिट साइड के कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे और क्रेडिट साइड के कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब इसमें हम दूसरा बनाते हैं बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस डीड। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो बेटा फिर वो भी यहाँ पे आना है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है सैलरी का, तो पार्टनर्स को सैलरी मिली होगी वो भी यहाँ पे आएगा। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कमीशन का, तो बेटा वो कमीशन भी यहीं पे आएगा। और इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो शेयर मिला है पार्टनर्स को, ठीक है, वो सब यहां पे आएगा। या सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो जो P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में है, ठीक है, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट में आएगा और जो डेबिट साइड में है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में है। अभी यहाँ पे एक चीज और आ सकती है, इसको हम बंद नहीं कर रहे। ठीक है, अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अगर किसी पार्टनर का या पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब इसके अलावा टू ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो वो भी यहाँ पे आएगा बेटा। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, तो वो भी करंट अकाउंट की डेबिट में आएगा। ठीक है, इसके अलावा शेयर ऑफ लॉस, इन केस लॉस है तो वो भी यहां पे आएगा। ठीक है, अब यहां पे समझिए,
अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है सभी पार्टनर्स का या किसी एक पार्टनर का, तो उसका बैलेंस लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस CD, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट में किसी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है या सभी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। और ये नई फर्म की, ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, ठीक है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। और इस तरीके से हमारा जो करंट अकाउंट है वो बेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो। अब बात करते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। अब बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की कैपिटल अकाउंट बनाने के, नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए नाम ही फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कभी अप होना तो कभी डाउन होना। मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारे बैलेंस में चेंज आए, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फर्म का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इट विल चेंज फ्रीक्वेंटली, हर साल चेंज होगा। तो वो चेंज कब हो सकता है, वो सारे कंपोनेंट जो कैपिटल पे हर साल इफेक्ट डालते हैं, कैपिटल के बैलेंस पे हर साल इफेक्ट डालते हैं, अगर वो आप कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे तो फिर उससे आपका बैलेंस हर साल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर केवल एक ही अकाउंट बनता है, नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो सारी चीजें हमें यही दिखानी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा बाय बैलेंस BD। ठीक है, अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, फिर यहां पर बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल वो भी यहीं पे दिखाना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो भी यहीं पे दिखाना है बेटा। बाय सैलरी, सैलरी भी यहीं पे दिखानी है अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है। बाय कमीशन, ठीक है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां दिखाना है, राइट। तो क्रेडिट साइड में कुल मिला के जो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का और करंट अकाउंट के सारे कंपोनेंट थे क्रेडिट साइड के सारे आ गए, बस यहाँ करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पे टू बैलेंस BD, अगर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो वो डेबिट साइड में आएगा। फिर यहाँ पर टू कैश या बैंक अकाउंट, विड्रॉन ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल आप विड्रॉ करोगे तो वो भी यहीं पे आएगा। फिर टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू P&L अकाउंट यानी शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, वो भी यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे हम इनको बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बेटा ये लिखोगे आप यहाँ पे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। और किसी पार्टनर का या पार्टनर्स का डेबिट साइड ज्यादा है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD, सॉरी CD, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, तो यहाँ पे आप इनका अकाउंट बंद कर देंगे। तो ये होता है बेटा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है जो पार्टनरशिप डीड में आपको अलग से बनाना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों बनाते हैं आप समझिए, क्योंकि देखिए जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो उसमें सिंगल ओनर होता है, सब कुछ उसी को मिलना है। बट यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो उनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली चीजें मिलेगी। तो इसलिए हम हर पार्टनर्स का अलग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें पता हो कि किस पार्टनर का एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।